अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या फाइंड करना है हमने, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर। ए क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हमें गिवन है, जैसे ए पॉइंट गिवन है, बी गिवन है, सी एंड डी। अब इसके वर्टिसेस गिवन है और हमने फाइंड करने हैं इंटीरियर एंगल्स। जैसे हमने एंगल्स का फार्मूला पहले भी डिस्कस किया है, तो इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। मीन कि यहाँ मैंने डायग्राम बनाई हुई है, तो इस डायग्राम को भी हमने एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ जैसे हमने पहले हमने एक फिगर ड्रा की थी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस एक्स वाई प्लेन को हमने इसके अंदर ड्रा कर लिया। तो जैसे मेरा ए पॉइंट यहाँ लाई कर रहा था, तो बी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा था एक्स वाई प्लेन में, और यहाँ हमारा सी पॉइंट लाई कर रहा है, और यहाँ हमारा डी पॉइंट लाई कर रहा है। मैंने स्केलिंग कर ली है, एक्स वाई प्लेन में मैंने स्केलिंग की है। तो जहाँ ये मेरे पॉइंट लाई कर रहे थे वहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगाए और फिर उन पॉइंट को कोइंसाइड कर दिया, मीन इन पॉइंट्स को मिला दिया। अब जब इनको मिलाया तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गई, ए बी सी एंड डी। तो अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। जैसे हमारे पास ए पॉइंट है तो इसका इंटीरियर एंगल θ1, और बी इसका θ2, और इसी तरह सी θ3, और इसी तरह डी θ4। मीन पहले मैंने इनको स्लोप्स का नाम दिए थे, मीन अल्फ़ा, मीन एंगल्स को अल्फ़ा बीटा गैमा। तो यहाँ से मैंने लेट कर लिया θ1 θ2 θ3 एंड θ4। तो सेम एज इट, जैसे हमने लेट कर लिया θ1 θ2 एंड θ3 एंड θ4 आर द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देन वी फाइंड स्लोप। अब हमने क्या करनी है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है बेटा। अब स्लोप फाइंड करनी है तो यहाँ पे बेटा मैं डिस्कस करता चलूँ। तो यहाँ देखिए बेटा, ए पॉइंट पे हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो हमने एंगल को मेंशन करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से चेक करें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ से बनेगी, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ ए के ऊपर जब एरो आएगा तो इसका मतलब इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। सेम जब हमने बी पॉइंट की बात करनी तो हमारे पास जो है बी से ए के ऊपर एरो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है। इसी तरह जब हम सी पॉइंट के एंगल की बात करेंगे तो ये सी से एरो किसके ऊपर जाएगा, बी के ऊपर, तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। इसी तरह इस पे देखें तो हमारा टेल ए पे है और उसकी जो हेड है वो किस पे है, सी पे। तो मतलब ये रोटेशन भी क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बनेगी। अब हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मैंने मेंशन कर दिया। अब हमने इनकी क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करते हैं। चलिए बेटा स्लोप फाइंड करते हैं इसकी। चलिए इसकी स्लोप के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है, मैंने स्लोप फाइंड करनी है जी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ ए बी को मैंने m1 का नाम दे दिया। ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड किया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया था एम ए बी साथ नीचे। तो उसका मतलब ये था कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो यहाँ मैंने स्लोप ऑफ लाइन ए बी को क्या मेंशन कर दिया, m1 मेंशन कर दिया। तो आप भी m1 मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ए और बी 2 पॉइंट्स थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ तो मेरे पास ए और बी 2 पॉइंट्स थे। तो अगर इन पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास y2 3 बन जाएगा और y1 2 बन जाएगा, x2 -2 और x1 5 बन जाएगा। तो सेम एज इट मैंने क्या किया, यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ y2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ y1 की, और 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया, -2 - 5 इज इक्वल टू 1/-7। ये इसका आंसर आ गया, स्लोप ऑफ ए बी। सेम एज इट हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करनी है, और स्लोप ऑफ बी सी के लिए भी 2 पॉइंट्स गिवन थे हमारे पास। तो स्लोप ऑफ बी सी के लिए भी हमने 2 पॉइंट फार्मूला लगाया,
और यहाँ उसके पॉइंट्स की वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने पहले आपको दिखा दी हैं क्वेश्चंस में। तो इसी तरह स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट फार्मूला, तो y2 -5 और y1 माइनस का 4 था तो प्लस का 4 बन गया। नीचे x2 4 था, x1 3 था तो -3 था, तो यहाँ इसको मैंने फार्मूला में पुट किया तो -1/7। इसी तरह स्लोप ऑफ डी ए मैंने फाइंड किया, स्लोप ऑफ डी ए इज इक्वल टू m4, उसको उसकी वैल्यूज पुट की 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला में, तो आंसर हमने निकाला तो 7 आ गया। अब नाउ फॉर एंगल्स, अब हमने इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। तो बेटा ऊपर देखें तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है, 1/-7, और स्लोप ऑफ बी सी देखें तो 7 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से पता चल रहा है -1/7 है, तो इसका आंसर क्या है, 7। इसका मतलब ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो नाउ फॉर एंगल्स, एंगल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, m1 स्लोप ऑफ ए बी। अब देखें तो θ1 फाइंड करेंगे, θ1। उसके लिए बेटा यहाँ देखें, इसको दोबारा देख लें, तो θ1 कहाँ पे है, एट पॉइंट ए। चेक करें तो उसकी टेल किस लाइन पे है, ए बी पे, और उसका हेड किस लाइन पे है, ए डी के ऊपर। मीन स्लोप ऑफ ए डी को हमने यूज करना है, फर्स्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए डी, और स्लोप ऑफ ए डी को हमने किसका नाम दिया हुआ है, और स्लोप ऑफ ए बी को हमने m1 का नाम दिया है। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी जो होगी वो m1 होगी, ठीक है। स्लोप ऑफ डी ए या ए डी वो क्या होगी, m4 होगी, ठीक है बेटा। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी वो m2 हो जाएगी, और स्लोप ऑफ सी डी उसको m3 का नाम दे दें। तो ये हमारे स्लोप्स आ गए। अब हमारे पास क्या होगा, हम स्लोप ऑफ ए डी फर्स्ट पे, क्योंकि इसके ऊपर है एरो आ रहे हैं, और जिस पे टेल है उसकी स्लोप बाद में लिखी जाएगी। तो सेम चेक करें बेटा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, tan θ1 इज इक्वल टू m4 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m4 m1। क्लियर है बेटा कि हमारे पास स्लोप ऑफ डी ए वो फर्स्ट पे आएगी, क्योंकि एरो किसके ऊपर था, एरो हमारा जो था वो डी ए के ऊपर था। तो दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ हम इसकी स्लोप m4, उसका आंसर कितना है, 7, ये पुट कर दिया। m1 का आंसर -1/7 था, तो +1/7, माइनस फार्मूले वाली माइनस उसके साथ पहले से है, तो 1/7 हो जाएगी। सेम एज इट, इसकी वैल्यू नीचे पुट कर दें, 1 + 7 इंटू -1/7, 7 7 से कैंसिल, -1 आएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ बटे में क्या बन गया, 0। और इसका क्या ले लिया, एलसीएम, एलसीएम लिया तो ये 7 7 49, 49 + 1 50, 50/7 हो गया। और नीचे 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे इस 7 को अगर मैं इस 7 से कैंसिल करूँ तो -1 बचेगा, +1 से 0। तो जब बटे में 0 हो तो हमारा आंसर डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। क्लियर है बेटा। तो जब हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाए, मीन tan θ1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हमने थीटा फाइंड करना है। तो θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, मीन tan दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 पे देगा। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि tan 90 डिग्री पे हमें अनडिफाइन आंसर देता है। तो इसी तरह जब हम tan इनवर्स इन्फिनिटी पे डिफाइन करेंगे तो वो 90 पे देगा, ठीक है। तो लिहाजा हमारा θ1 क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये साबित भी हो गया कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, स्लोप ऑफ डी ए के ऊपर। तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं, ए बी लाइन और डी ए लाइन, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं θ2 के ऊपर। सेम θ2 देखें तो θ2 इसमें फिर डिस्कस कर लेते हैं। अब θ2 जो है यहाँ चेक करें बेटा, तो θ2 हमारा एट पॉइंट बी पे बन रहा है। तो उसमें देखें उसका एरो किसके ऊपर है,
M1 स्लोप के ऊपर, मीन ए बी के ऊपर एरो आ रहा है और उसकी टेल किसके ऊपर आ रही है, बी सी के ऊपर। तो अब इनकी स्लोप देखेंगे, ए बी की स्लोप क्या है, M1, ये फर्स्ट में लिखी जाएगी और स्लोप ऑफ बी सी ये सेकंड में लिखी जाएगी माइनस में। तो यहाँ पे देखें बेटा, तो टेन थीटा 2 निकालना है तो M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। टेन दिस इम्प्लाइज दैट टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7। वैल्यू पुट कर दी M1 की और M2 की वैल्यू 7 थी तो माइनस 7 होगी। इसका एलसीएम लिया, यहाँ 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस इंटू माइनस वन, तो ये 0 हो जाएगा। ये ऊपर -50 ओवर 7 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या हुआ कि टेन थीटा 2 भी इन्फिनिटी दे रहा है। इसका मतलब थीटा 2 क्या होगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, देन थीटा 2 आल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ से ये भी साबित हुआ कि हमारा जो थीटा 2 है वो लाइन ए बी और लाइन बी सी ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। सेम अब हमने बात करनी है टेन थीटा 3, मीन थीटा 3 फाइंड करना है। अब थीटा 3 फाइंड करने के लिए अगेन हमें देखना पड़ेगा कि थीटा 3 जो है, चेक करें बेटा, इसका एरो किस लाइन के ऊपर है, बी सी के ऊपर है, और इसकी टेल किस लाइन के ऊपर है, सी डी के ऊपर है। तो इसका मतलब M2 स्लोप फर्स्ट पे आएगी और M3 स्लोप माइनस में आएगी बाद में, मीन M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 M3। तो यहाँ थीटा 3 में वैल्यू पुट कर दी हमने, M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 M3 इज इक्वल टू टेन थीटा 3 बन गया। तो सेम इसकी वैल्यू पुट की, M2 की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं 7 है, और M3 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -1 ओवर 7 है। इसको पुट किया +1 ओवर 7, एलसीएम लिया 50 ओवर 7, यहाँ 7 7 से कैंसिल, -1 +1 0, तो ये भी हमारा आंसर क्या मिल गया, इन्फिनिटी। इसीलिए टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या देता है हमारे, 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं थीटा 4। अब थीटा 4 के लिए क्या है बेटा, चेक करना पड़ेगा कि थीटा 4 जो है वो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, थीटा 4 उस पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। थीटा 4 डी पॉइंट पे लाई कर, अब देखें डी पॉइंट, इसका एरो किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर है, और टेल किसके ऊपर है, ए डी के ऊपर है। तो इसका मतलब M3 फर्स्ट पे आएगा, M4 बाद में आएगा। तो यहाँ पे चेक करें बेटा, तो M3 माइनस M4 ओवर 1 प्लस M3 M4 टेन थीटा 4। यहाँ वैल्यूज पुट की, M3 प्लस का 7 है, M4 माइनस का था तो माइनस माइनस +1 ओवर 7। सेम नीचे वैल्यू पुट की, 7 7 से कैंसिल, -1 +1 0, और 50 ओवर 7 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो टेन थीटा 4 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन थीटा 4 हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और थीटा 4 इम्प्लाइज टेन इनवर्स इन्फिनिटी 90। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमें 90 का एंगल मिल गया। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि ये हमारे पास जो वर्टिसेस ए बी सी एंड डी हैं, ये क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल, और हमें क्या फाइंड करना थे, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना थे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।